हॉरर दोस्ताना में आप सभी का स्वागत है। मुझे पता है कि आप थंबनेल देखकर इस वीडियो पर आए हो, पर मैं आपको बता दूं कि इस कहानी की तरह और भी ऐसी कहानियां आपको इस चैनल के माध्यम से सुनने को मिलेंगी और हमेशा मिलती रहेंगी। मैं चाहता हूं कि आप भी इन कहानियों में एक किरदार की भूमिका निभाएं। भला वो कैसे? चैनल को सब्सक्राइब करके। जी हाँ, मुझे पता है कि आप हम जैसे छोटे चैनलों को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लेकिन ये कहना और कहानी सुनाना मेरा काम है और मैं अपना काम ज़रूर करूँगा। अब देखते हैं आप अपना काम करते हैं या नहीं। तो चलो बातें अब यहीं ख़त्म करते हैं और बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। मैं कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक आम व्यक्ति हूँ। अगर पेशे की बात करूँ तो मैं एक फूड डिलीवरी बॉय हूँ जो कि लोगों के घर घर जाके खाना डिलीवर करता है। लेकिन ये लोग हम जैसों की कोई कदर नहीं करते। इन्हें तो बस अपना ऑर्डर टाइम पे चाहिए। इस काम में हमें कितनी दिक्कत आती है इन्हें क्या पता, लेकिन हम अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करते हैं, चाहे ट्रैफिक की जगह तूफान भी क्यों ना आ जाए। खैर छोड़ो, ये तो हमारा रोज का काम है। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैं आज तक अपने दिल की गहराइयों में दबाए बैठा हूँ। मैंने कई बार कोशिश की इस बात को बताने की, लेकिन जो भी मेरी बात सुनता वो मुझ पर विश्वास नहीं करता। ऊपर से मेरा मजाक भी बनाया जाता। लोगों को लगता है कि मैं बहक गया हूँ, बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये मेरे साथ सचमुच हुआ है। आज से कुछ साल पहले जब मैं अपनी किस्मत से हारा, बेरोजगार, ना जेब में फूटी कौड़ी, दर दर की ठोकरें खा रहा था, तब एक इंसान मेरी मदद के लिए सामने आया। मेरा दोस्त मनीष, जिसने मुझे जोमेटो कंपनी के बारे में बताया और बताया कि कैसे ये काम करती है, कैसे हम इससे पैसे कमा सकते हैं। पैसे का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। डूबते को क्या चाहिए तिनके का सहारा। वो सहारा मुझे मेरे दोस्त मनीष ने दिया। उसने बताया कि मुझे इस काम के लिए एक मोबाइल और एक बाइक की ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास तो इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं थी। मैं अपने दोस्त की जितनी भी तारीफ़ करूं वो कम है, क्योंकि उसने मुझे इस परेशानी से भी बाहर निकाला। उसके पास एक पुराना सैमसंग का मोबाइल था। उसने मुझे ये मोबाइल काम करने के लिए दिया। अब रह गई थी बाइक, उसका भी उसने एक तरह से हल कर दिया था। दरअसल इस काम में 2 शिफ्ट चलती हैं, एक दिन की और एक रात की। जो रात की शिफ्ट है उसमें मैं मनीष की बाइक लेकर काम करने वाला था और मनीष दिन की शिफ्ट में। ऐसे हम दोनों एक बाइक से काम कर सकते थे और हमने किया भी। घर में मेरे बूढ़े पिता के अलावा और कोई नहीं है। मेरी माता का निधन मेरे बचपन में ही हो गया था। तब से लेकर आज तक मेरे पिता ने ही मेरा पालन पोषण किया है। इस काम के मिल जाने से मैं अपने पिता के सर से थोड़ा बोझ कम कर पाऊंगा। मुझे इस बात की खुशी थी, इसलिए मैंने जल्दी ये काम शुरू कर दिया। अब वो रात आती है जिस रात मैं पहली बार फूड डिलीवरी करने के लिए गया। आपको तो पता ही है कि दिन में मनीष इस बाइक से काम करता है। अपने दिन की शिफ्ट खत्म कर मनीष उस रात 8 बजे मेरे पास बाइक लेकर पहुंच गया था। जाने से पहले उसने मुझे इस काम की कुछ जानकारी दी, जैसे कि कस्टमर से बात कैसे करें, अगर कस्टमर आपसे रूडली बिहेव कर रहा है तो तब क्या करना है। ऐसी थोड़ी बहुत बातें थी जो उसने मुझे समझाई। लेकिन एक बात थी जो मुझे सुनने में थोड़ी अटपटी सी लगी। उसने बताया कि रात 12 बजने के बाद अगर मुझे इस एरिया में बंगलो नंबर 33 से कोई ऑर्डर आए तो मैं उसे एक्सेप्ट ना करूं और सीधा घर चले आऊं। मैंने मनीष से इस बारे में पूछने की कोशिश की कि अगर ऑर्डर आएगा तो मैं तो उठाऊंगा ही, मुझे इस ऑर्डर के लिए तुम मना कर रहे हो, आखिर क्या बात है। लेकिन मनीष ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। जिसके बाद मैं भी बाइक लेकर फूड डिलीवरी के लिए निकल गया। हमारे शहर में मेरी तरह और भी कई लड़के जोमेटो की डिलीवरी कर रहे थे, जिन्हें देख मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि आज से पहले मैंने रात में इस तरह काम नहीं किया था। पर देखो, मजबूरी आदमी से सब कुछ करवा देती है। ऐसे में हर रोज़ रात को काम पर जाने लगा। ये काम करके
अब मैंने अपनी बाइक और मोबाइल दोनों चीज़ें खरीद ली थी। घर का खर्च भी अब अच्छे से चलने लगा था। कुछ पैसे मैं अपने आने वाले कल के लिए बैंक में जमा भी कर रहा था। मानो उस समय अपने हिसाब से सब कुछ अच्छा ही हो रहा था, लेकिन मैं भूल गया था कि कभी भी वक्त एक जैसा नहीं रहता। अगर आपका अच्छा वक्त चल रहा है तो आपका बुरा वक्त भी ज़रूर आएगा। वही बुरा वक्त उस रात मेरा स्वागत कर रहा था, जिस रात मुझे बंगलो 33 से एक लार्ज पिज़्ज़ा का ऑर्डर आया। ये वही बंगलो है जिसके बारे में मुझे मनीष ने बताया था, लेकिन उसने तो मुझे ये कहा था कि अगर मुझे इस बंगलो से कोई ऑर्डर आए तो मैं उसका ऑर्डर एक्सेप्ट ना करूं और सीधा घर चले आऊं। पहले तो मैंने कुछ देर सोचा कि आखिर मनीष ने मुझे ऐसा क्यों बोला। फिर मेरे मन में आया कि ज़रूर इस बंगले में कोई मालदार पार्टी होगी, कहीं मेरी ऊपर की कमाई ज़्यादा ना हो, शायद इसीलिए मनीष ने ऐसा कहा होगा। सुन रहे हो ना आप मैं क्या सोच रहा हूँ? वो भी उस इंसान के लिए जिसने मेरे बुरे वक्त में मेरा इतना साथ दिया। जब आदमी कुछ पैसे कमा लेता है तो वो सबके एहसान भूल जाता है। शायद यही कलयुग की माया है। इसके बाद मैंने वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। ये बंगलो मेरी इस लोकेशन से 10 किलोमीटर दूर था, जहाँ पहुँचने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट लगने वाले थे। मैंने फटाफट ये ऑर्डर लिया और इस बंगले की ओर निकल गया। जाते वक्त मैंने अपनी घड़ी पर समय देखा तो रात के 12:30 हो चुके थे। इस वक्त तक बाकी डिलीवरी बॉय भी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। मेरी तरह 10-12 लड़के हैं जो पूरी रात काम करते हैं, लेकिन इससे पहले मुझे ये ऑर्डर कभी नहीं आया। इतना सोच मैं अपनी बाइक से 30-40 की स्पीड में उस बंगले की ओर बढ़ते जा रहा था। जिस रास्ते से मैं ऑर्डर लेकर जा रहा था ये इस समय काफ़ी सुनसान हो चुका था। इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही इस रास्ते से आगे बढ़ रही थी। मैंने अपने फ़ोन में लोकेशन देखी तो ये बंगलो शहर से थोड़ी बाहर दिखा रहा था। अभी भी मैं अपने मन में यही सोच रहा हूँ कि उस बंगले में कोई मालदार पार्टी मिले जो कि मुझे अच्छी टिप दे सके, इसलिए तो हम इतनी रात तक काम करते हैं। यही लालच मुझे धीरे धीरे उस बंगले की ओर खींच रहा था। अब मैं शहर से बाहर निकल आया था। मैंने देखा कि उस बंगले की ओर जो रास्ता जा रहा है वो बड़ा ही उबड़ खाबड़ और कच्चा रास्ता है। अगर इस पर मैं बाइक लेकर गया तो कहीं बाइक पंचर ना हो जाए। यही बात थी जो मुझे वहाँ खड़े परेशान कर रही थी, क्योंकि इस 10 किलोमीटर के रास्ते में कोई भी पंचर वाली दुकान नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने रिस्क लिया और उस रास्ते पर बाइक लेकर चल दिया। वो बंगला अभी भी 3 किलोमीटर दूर था। मैंने देखा इस रास्ते के आसपास बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं जो कि इस रास्ते को ऊपर से ढके हुए हैं, मानो जैसे मैं किसी सुरंग में से आगे बढ़ रहा हूँ। साथ ही कुत्तों के भौंकने की आवाज़ जो अब मेरे अंदर डर पैदा कर रही थी। एक बार तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो वापस चलते हैं, लेकिन होनी कोई नहीं डाल सकता। वहीं मेरी आंखों ने दूर से अंधेरे में एक लाइट जलती हुई देखी। देखने में यह लाइट उस बंगले की ओर से आ रही थी, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं बंगले के काफ़ी करीब हूँ। 5 मिनट में मैं उस बंगले के सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने देखा पूरे बंगले में अंधेरा छाया हुआ है। सिर्फ एक लाइट थी जो उस बंगले की छत पर जल रही थी, जिसे मैंने दूर से देख लिया था। इसके बाद मैंने ऑर्डर अपने हाथ में लिया और उस बंगले के दरवाजे में लगी बेल को बजाने लगा। इस बंगले का दरवाज़ा भी मानो जैसे जेल की सलाखें हों, बड़ी बड़ी, जिनके अंदर से मैं देख रहा था कि कोई आ क्यों नहीं रहा, कब से बेल बजा रहा हूँ। बेल बजाते बजाते 10 मिनट निकल चुके थे, लेकिन बाहर कोई नहीं आया। अब मुझे मनीष की कही बात याद आ रही थी। उसने मुझे इस बंगले का ऑर्डर लेने से मना भी किया था, पर मैं लालच का मारा यहाँ तक आ गया। मेरा भी एक असूल था कि 10 मिनट से ज़्यादा मैं किसी का भी इंतज़ार नहीं करता, चाहे कोई कस्टमर हो या कोई मेरे जानने वाला। इतना इंतज़ार करने के बाद भी ऑर्डर पिक करने बाहर कोई नहीं आया, जिसके बाद मैंने उस ऑर्डर को दोबारा अपने बैग में रखा। वहाँ से मायूस होकर जैसे ही जाने के लिए मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की, मुझे पीछे से एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। रुको, कहाँ जा रहे हो? ऑर्डर तो देते जाओ। पहली बार मुझे किसी ने ऐसे प्यार से पुकारा था, जिसके बाद मैंने फटाफट अपनी बाइक बंद की और पीछे मुड़ के देखने लगा।
उस बंगले के गेट के पास एक 20-25 साल की खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जिसे देख मैं देखता ही रह गया। वो थी इतनी सुंदर, मैं क्या करता, मानो जैसे स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हो। तभी वो लड़की अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, आप बिना ऑर्डर दिए वापस क्यों जा रहे थे? तब मैंने अपनी नज़रें उस लड़की से दूर की और उसे कहने लगा, मैम मैं आपका कब से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन आप आए नहीं, इसलिए मैं वापस जा रहा था। लेकिन अब आप आ गए हो तो ये लीजिए आपका ऑर्डर। मेरे हाथों से उस लार्ज पिज़्ज़ा का ऑर्डर लेने के बाद वो लड़की कहने लगी कि आप ऐसे मत जाइएगा, आइए आप अंदर आइए, आपको चाय पिलाने के बाद ही मैं आपको जाने दूंगी। चाय के लिए उस लड़की ने इतने प्यार से पूछा कि मैं मना नहीं कर पाया। मन में मेरे वैसे भी लड्डू फूट रहे थे, ऊपर से खुद उस लड़की ने मुझे अंदर आने के लिए कहा, जिसके बाद मैं उस लड़की के पीछे पीछे उस बंगले के अंदर आ गया। उस बंगले के अंदर काफ़ी महंगी चीज़ें लगी हुई थी, जैसे किसी रईस का बंगला हो। तभी उस लड़की ने मुझे सोफे पर बैठने को कहा और बोली, आप इधर ही बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैं उसे मना कर रहा था कि आप चाय रहने दीजिए, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और वहाँ से चली गई। मैं उस सोफे पर बैठा उस बंगले को निहार रहा था। उस बंगले की दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स लगी हुई थी, जो देखने में पुराने ज़माने की थी। उस बंगले के अंदर की सीढ़ियाँ राजाओं महाराजाओं के महलों की तरह बनाई हुई थी, जो कि ऊपरी मंजिल की ओर जा रही थी। लेकिन एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी कि पूरे बंगले के अंदर अंधेरा था। जिस जगह मैं बैठा था वहाँ भी बहुत कम रोशनी थी, लेकिन मुझे वहाँ डर जैसी कोई बात महसूस नहीं हुई। तभी अचानक वो लड़की मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने देखा उसके हाथों में चाय का कप पकड़ा हुआ था। भला इतनी जल्दी चाय कैसे बन सकती है? अभी इस लड़की को गए 2 मिनट भी नहीं हुए और ये इतनी जल्दी चाय बनाकर ले आई। फिर मैंने सोचा शायद इसने पहले ही चाय बनाकर रखी होगी। मुझे चाय का कप देने के बाद वो भी सोफे पर आकर बैठ गई। मैंने चाय की चुस्की ली। चाय बड़ी ही शानदार बनी हुई थी। चाय का मज़ा लेते लेते मैंने उस लड़की से पूछा कि आप इस बंगले में क्या अकेले रहते हो? तभी वो कहने लगी, हाँ मैं अकेली इस बंगले में रहती हूँ, क्योंकि मेरी बाकी की फैमिली अमेरिका शिफ्ट हो चुकी है। मेरे किसी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी होने के कारण मैं अमेरिका ना जा सकी, लेकिन जल्द ही मैं अमेरिका चली जाऊंगी। उससे बातें करते करते मुझे ध्यान आया कि मैंने इसका नाम तो पूछा ही नहीं। उसका नाम पूछने के लिए जैसे ही मैं बोलने लगा, मेरी आवाज़ बाहर नहीं निकली। मैंने तो दोबारा बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले से एक भी शब्द बाहर नहीं निकला। तभी अचानक मेरी आंखों के सामने उस लड़की का चेहरा धुंधला होने लगा। मैं बार बार अपनी आंखों को साफ कर रहा था, लेकिन देखते ही देखते मेरी आंखें भी बंद हो गई। दोबारा जब मेरी आंखें खुली तो मेरे आसपास काफ़ी अंधेरा था। मैंने उठने की कोशिश की तो देखा कि मेरे हाथों और पैरों को लोहे की जंजीरों से बांधा हुआ था। मैं हड़बड़ाया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा शायद मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन ये सपना नहीं, सच था। मुझे सच में जंजीरों में बांधा गया था। तभी मुझे याद आया वो लड़की जिसने मुझे चाय पिलाई। ज़रूर इसने चाय में कुछ मिलाया होगा। मैं बार बार उन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तोड़ नहीं पाया। थकार कर मैं दोबारा वहीं बैठ गया। न जाने इस लड़की ने मुझे यहाँ बांध कर क्यों रखा है। आखिर ये मेरे से चाहती क्या है, मैं जानना चाहता था, लेकिन अंधेरे के सिवा वहाँ कोई नहीं था। मुझे अब डर और खौफ दोनों लग रहे थे। काश मैं अपने दोस्त की बात मान लेता और यहाँ नहीं आता, लेकिन होनी बड़ी बलवान है। वो होकर ही रहता है जो होना है। वही आज मेरे साथ हो रहा था। तभी मैंने देखा कि दूर अंधेरे में से कोई चलता हुआ धीरे धीरे मेरे पास आ रहा है। नज़दीक आने पर मैंने देखा कि वो कोई बूढ़ी औरत थी, जिसके शरीर की चमड़ी नीचे लटक रही थी, मानो जैसे कि उसकी उम्र कोई 150-200 साल हो। नज़दीक आने पर वो बुढ़िया मुझे देख एक शैतानी हंसी हंस रही थी। पता नहीं वो मेरे साथ क्या करने वाली थी। उस बुढ़िया से मैं बार बार पूछ रहा था कि मुझे इस तरह जंजीरों में क्यों बांधा हुआ है, लेकिन उस बुढ़िया ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तभी वो बुढ़िया मेरे काफ़ी नज़दीक आई
मैंने देखा उसके हाथों में एक बड़ा सा खंजर था जिसकी चमक अंधेरे में साफ साफ दिख रही थी। खंजर को देख मैं घबराया। मुझे लगा वो बुढ़िया मुझे मारने वाली है। तभी उस बुढ़िया ने वो खंजर मेरे दाहिने हाथ पर मारा, जिससे मेरी जोरदार चीख निकली। मेरी इस चीख की आवाज़ पूरे बंगले में गूंज उठी। मेरे हाथ से अब खून भी निकल रहा था। तब उस बुढ़िया ने उस खून को एक छोटे से प्याले में भरा, जिसके बाद वो एक मंत्र बोलते बोलते उस खून के प्याले को पी गई। मेरे देखते देखते वो बुढ़िया खून पीने के बाद एक जवान लड़की में बदल गई। ये वही लड़की थी जिसने मुझे चाय के बहाने अंदर बुलाया। धीरे धीरे अब मैं सब समझ पा रहा था कि क्यों मनीष और बाकी के लड़के इस बंगलों में ऑर्डर डिलीवर करने नहीं आते, क्योंकि यहाँ कोई लड़की नहीं, उसके भेस में कोई डायन या चुड़ैल है जो कि हम जैसे लड़कों का शिकार करती है। लोगों के मुंह से मैंने कई बार इन डायनों और चुड़ैलों की बातें सुनी थी, लेकिन कभी भी मैंने इन बातों पर यकीन नहीं किया। लेकिन आज ये नज़ारा मैं अपनी आंखों से देख रहा था। मेरा खून पीने के बाद वो डायन तो वहाँ से चली गई, लेकिन मैं वहाँ भूखा प्यासा जंजीरों से लिपटा हुआ धीरे धीरे अपनी आने वाली मौत को देख रहा था। खून के निकलने के कारण मेरे शरीर में काफ़ी कमजोरी भी आ गई थी, जिसके चलते मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता नहीं चला। दोबारा जब मुझे होश आया तो मेरे कानों में किसी के सिसकने की आवाज़ आई, जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो। मैंने इधर उधर देखा तो मेरे बगल में ही मेरी तरह किसी दूसरे आदमी को जंजीरों से बांधा हुआ था। देखने में उसके काफ़ी चोटें आई थी। मैंने उस आदमी से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए। मेरी आवाज़ सुन वो डर गया। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे सामने हूँ, ज़रा ध्यान से देखो। मेरी तरफ काफ़ी अंधेरा था, जिस वजह से वो मुझे साफ साफ देख नहीं पा रहा था, लेकिन मैं उसे देख सकता था, क्योंकि जिस जगह उसे बांधा हुआ था वहाँ एक बड़ा सा रोशनदान था। यहाँ से रोशनी अंदर आ रही थी। तभी दोबारा मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए। तो आदमी ने बताया कि वो अपनी गाड़ी से अपने घर की ओर जा रहा था। इस बंगले के रास्ते में अचानक एक लड़की उसकी गाड़ी के सामने आ गई, जिसे बचाते बचाते वो अपना कंट्रोल खो दिया और जाकर सीधा पेड़ में लगा, जिसके बाद उसे कुछ याद नहीं। अब आंखें खुली तो वो यहाँ जंजीरों से लिपटा हुआ था। मैं समझ गया था कि इसे भी उस डायन ने अपना शिकार बनाया है। मैंने उस आदमी से कहा कि हमें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो वो डायन हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। डायन का नाम सुनते ही वो आदमी घबराने लगा, जिसके बाद मैंने उसे पूरी बात समझाई। तभी दूर से हमें किसी के हंसने की आवाज़ आई। धीरे धीरे वो आवाज़ हमारे नज़दीक आ रही थी। मैंने उस आदमी से कहा कि सावधान हो जाओ, डायन इधर ही आ रही है। हमने देखा कि उस डायन के हाथों में काले रंग का कपड़ा था, जिसके अंदर कुछ सामान था। शायद ये सामान काले जादू का था। वो डायन उस सामान को लेकर उस आदमी के सामने बैठ गई। उस सामान में से उसने वही खंजर निकाला। उस खंजर से उसने उस आदमी के माथे पर एक निशान बनाया। वही निशान उसने नीचे ज़मीन पर बनाया, जिसके बीच उसने ये काले जादू का सामान रखा और अपनी क्रिया करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे वो डायन अपने मुंह से बुदबुदा रही थी, वैसे वैसे वो आदमी भी तड़प रहा था। मुझसे उसका तड़पना देखा नहीं जा रहा था, पर मैं कर भी क्या सकता था। मैं तो खुद एक कैदी बना हुआ था। मैंने देखा कि उस रोशनदान में से अब रोशनी आना भी बंद हो गई थी। शायद सूरज ढल चुका था। तभी अचानक वो डायन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और मेरे देखते ही देखते उस डायन ने उस खंजर से उस आदमी का सर धड़ से अलग कर दिया। यह नज़ारा देख मैं ज़ोर से चीखा। मुझे देख वो डायन कहने लगी, चुप कर जा, नहीं तो तेरी भी बलि आज ही दे दूंगी। उसके ये शब्द सुन मैं तो और ज़्यादा डर चुका था। किसी तरह मैंने अपने आप को संभाला। मुझे लग रहा था शायद अब मेरी मौत पक्की है, क्योंकि उस आदमी की तरह मेरी भी बलि दी जाएगी। उस डायन के जाने के बाद मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और यहाँ से भागने का रास्ता सोचने लगा। तभी मेरा ध्यान उस रोशनदान पर गया, जिसमें से मैं बाहर निकल सकता था। लेकिन सबसे पहले मुझे इन जंजीरों से अपने आप को आज़ाद करना होगा, तभी मैं उस रोशनदान से बाहर निकल सकता हूँ। मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि वो डायन दिन के समय यहीं रहती है और रात होते ही वो डायन अपना शिकार ढूंढने के लिए इस बंगले से बाहर जाती है। अब समय रात का था। वो डायन
नया शिकार ढूंढने के लिए बाहर ज़रूर जाएगी। यही समय है यहाँ से भागने के लिए। अगर ये समय निकल गया तो मैं कभी आज़ाद नहीं हो पाऊंगा। वो डायन पक्का मेरी बलि दे देगी। मेरे सामने उस आदमी का मृत शरीर पड़ा था, जिसका सर तो वो डायन अपने साथ ले गई, पर उसका धड़ मेरे सामने पड़ा था। अचानक मेरा ध्यान उसकी कमर पर लगी बेल्ट पर गया। यह देख मैंने एक तरकीब सोची कि अगर वो बेल्ट मेरे हाथ आ जाए तो मैं उसकी पिन से इन जंजीरों में लगे तालों को खोल सकता हूँ। मैं आपको एक बात बतानी भूल गया कि जब मैं बेरोजगार घूम रहा था, उस वक्त मेरी दोस्ती हमारे मोहल्ले में रह रहे कुछ चोरों से हो गई थी, जिन्होंने मुझे इस प्रकार तालों को खोलना सिखाया। आज यही तरकीब मेरे काम आने वाली थी। किसी तरह मैंने गिरते पड़ते अपने पैरों से उस आदमी की कमर से वो बेल्ट उतारी, क्योंकि मेरे पैर ही वहाँ तक पहुँच रहे थे। उस बेल्ट से मैंने किसी तरह वो पिन निकाली। इसके बाद मैं उस पिन से अपने हाथों में लगी जंजीरों को खोलने लगा। एक दो बार कोशिश करने पर भी वो जंजीरें नहीं खुली, जिस कारण मैं हताश हो चुका था। लेकिन फिर आखिरी बार मैंने उस पिन को जंजीर में लगे ताले में धीरे धीरे घुमाया, जिसके चलते उसमें कड़क जैसी आवाज़ आई। उन जंजीरों में लगा ताला खुल चुका था। ये देख मेरी खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैं फटाफट उस जगह से उठा और भागकर रोशनदान के पास गया। इस रोशनदान को देख मुझे पता चल गया था कि मैं बेसमेंट में हूँ, क्योंकि उसमें से मुझे इस बंगले का गार्डन दिखाई दे रहा था। ये रोशनदान ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर मैं इसमें से बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन इससे पहले मुझे इसमें लगी लोहे की सलाखों को टेढ़ा करना होगा, तभी मेरे निकलने का रास्ता बनेगा। सबसे पहले तो मैंने अपने हाथों का जोर लगाया, लेकिन वो लोहे की सलाखें रस से मस नहीं हुई। वैसे भी मेरे शरीर में बहुत कमजोरी आ चुकी थी, इसलिए मैं अपना जोर लगाकर समय बर्बाद करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो डायन यहाँ कभी भी आ सकती है। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं कैसे बाहर निकलूं। तभी मेरा ध्यान उन लोहे की जंजीरों पर गया। इन्हें देख मुझे एक कहावत याद आई। लोग कहते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है। लोग सही कहते हैं, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने उस लोहे की जंजीर को उस रोशनदान की सलाखों से बांध दिया, जिसके बाद मैंने उसे ज़ोर से खींचा। खींचने पर मैंने देखा कि वो सलाखें धीरे धीरे टेढ़ी हो रही हैं। जैसे ही मैंने देखा कि अब मेरे निकलने का रास्ता बन गया है, मैंने एक छलांग लगाई और उन सलाखों के बीच से बाहर निकल आया। मैंने देखा मैं इस बंगले के पीछे वाले गार्डन में हूँ। मेरे आसपास अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं था। उस जगह से निकलने से पहले मैंने एक बार उस आदमी के शरीर को देखा। उसे देख मुझे अपनी लाचारी महसूस हुई, क्योंकि मैं उसे बचा नहीं पाया। छिपता छिपाता मैं उस बंगले के मेन गेट के पास पहुंचा। बाहर निकलने के लिए जैसे ही मैं उस ओर बढ़ा, मैं वहीं रुक गया। मैंने देखा वो डायन बंगले से बाहर निकल रही है, जिसका रूप अब एक बुढ़िया का था। मैं एक दीवार के पीछे छिपा उसे देख रहा था। मैंने देखा वो डायन जैसे ही गेट के बाहर निकली, वो एक जवान लड़की में बदल गई। शायद अब वो किसी दूसरे शिकार को ढूंढने के लिए जा रही होगी। उसे गए जब कुछ समय हो गया तो मैं धीरे धीरे उस गेट को खोलकर बाहर निकल आया। बाहर मेरी बाइक खड़ी थी, लेकिन अब वो यहाँ नहीं थी। मेरे मोबाइल का भी मुझे कुछ पता नहीं था। खैर मैं किसी तरह बचता बचाता उस बंगले के रास्ते को पार कर चुका था। इस रास्ते को पार करते वक्त मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो डायन मुझे दोबारा ना मिल जाए। लेकिन मेरी किस्मत थी कि मैं सही सलामत किसी तरह अपने घर तक पहुंच चुका था। घर पहुंचकर जैसे ही मैंने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया, मेरे पिता ने आकर दरवाज़ा खोला। मुझे सामने देख मेरे पिता ने मुझे अपने गले से लगा लिया और कहने लगे, बेटा तुम इतने दिन कहाँ थे? हमने तुझे इतना ढूंढा, ना तुम्हारा फ़ोन लग रहा था और तुम्हारी बाइक भी हमें शहर के बाहर पड़ी मिली। मेरे पिता का ये सोचना था कि कहीं मैंने आत्महत्या तो नहीं कर ली, लेकिन जब मैंने अपने पिता को सारी सच्चाई बताई तो वो भी डर गए। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि मेरे पिता ने मुझे बताया कि मैं पिछले 10 दिनों से गायब था, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं उस डायन की कैद में सिर्फ 2 ही दिन तक था। इसके बाद मैंने यह बात मनीष और बाकी दोस्तों को बताई, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मनीष ने मुझे बस इतना बताया कि जो भी उस बंगले में ऑर्डर लेकर जाता है वो दोबारा नहीं मिलता, इसलिए वो मुझे उधर जाने से रोक रहा था। लेकिन अब मैं उनकी नज़रों के सामने सही सलामत खड़ा था।
शायद इसलिए कई लोग मेरी बात पर यकीन करते हैं और कई नहीं भी करते, पर मुझे इतना पता है कि आप मेरी बात पर यकीन ज़रूर करोगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। तो चलिए, आज की कहानी हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी अगली कहानी में।